हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू परचम क्लासेस। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारी बैंकिंग करंट अफेयर्स सीरीज के साथ। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी, स्टेट पीएससी या कोई भी वनडे एग्जाम्स, तो आपके लिए कंप्लीट किट फॉर द करंट अफेयर्स अवेलेबल है। अगर आप जुलाई 2026 से लेकर जून 2027 तक के करंट अफेयर्स, कंप्लीट करंट अफेयर्स, इसके अंदर सभी एग्जाम्स जो है वो कवर किए जाएंगे। अगर इनकी आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको इसके अंदर प्रोवाइड की जाएंगी। तो इस कंप्लीट किट के अंदर आपको डेली सीए की इंग्लिश और हिंदी पीडीएफ दोनों प्रोवाइड की जाएंगी। वीकली जो सीए हमारे पास क्लास होती है वीकली सैटरडे को, उसकी पीडीएफ्स। देन जो अभी हम क्लास डिस्कस कर रहे हैं बैंकिंग सीए की पीडीएफ्स, सीए बूस्टर्स जो कि आपको परचम पीएससी चैनल के ऊपर करवाई जाती है वो। देन मंथली ई बुक्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी। मंथली करंट अफेयर मैगजीन, रफ्तार, ई बुक, सफाल ई बुक और यूट्यूब के ऊपर जितने भी रिविजन्स होते हैं, सेशंस, उन सब की पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएंगी। अलॉन्ग विद दैट आपको 6 मंथली मैगजीन्स और एनुअल ईयर बुक जो है वो भी प्रोवाइड की जाएगी। तो एक ही किट के साथ, करंट अफेयर्स किट के साथ आप कंप्लीट सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो लास्ट क्लास के अंदर आपसे पूछा गया था द ग्राम उद्यम विच इज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, एंड कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी तरफ से इसे लॉन्च किया गया था। ग्रामोद्यम, बताइए। ए, बी, सी और डी, आरबीआई, नाबार्ड, सिडबी और नीति आयोग। ग्रामोद्यम रूरल एरियाज के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप जो है फर्दर प्रमोट करने के लिए, और ये नाबार्ड की तरफ से इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च किया गया। तो ऑप्शन बी जिन्होंने लगाया बिल्कुल करेक्ट है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बार हमारे पास करंट अफेयर्स के अंदर काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, अपॉइंटमेंट्स नहीं है, न्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के अंदर डायरेक्टली पूछी जा सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंडिया, और हम मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स दी पॉलीमर नोट्स, या फिर जिसे हम बोलते हैं प्लास्टिक नोट्स की तरफ मूव कर रहे हैं। और आरबीआई की तरफ से इससे रिलेटेड जो है कुछ इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। ऑल्दो कि अभी सिर्फ जो छोटे डिनोमिनेशन 10 रुपीज 20 रुपीज के नोट्स के बारे में ये सोचा जा रहा है। सो इट्स रिवैम्प, आरबीआई स्टेप्स अहेड टू प्लान फॉर द प्लास्टिक रुपी नोट्स। बहुत पुराना ये आरबीआई का जो है एक इनिशिएटिव है, कंप्लीट कभी नहीं हो पाता। प्लास्टिक नोट्स के अंदर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं। रीजन क्या है, देखो प्लास्टिक नोट्स जो है ना, इनकी शेल्फ लाइफ ज्यादा है, लंबे समय तक ये चलते हैं, ड्यूरेबल है। जो नॉर्मल हमारे पास नोट्स हैं, ठीक है, तो उनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है पेपर नोट्स के साथ, तो वो जल्दी वियर एंड टियर, खराब जल्दी हो जाते हैं। तो उन्हें वापस से प्रिंट करना पड़ता है, तो प्रिंटिंग कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। ऑल्दो यहाँ पर ये जो नोट्स हैं हमारे पास प्लास्टिक नोट्स होंगे, इनके स्टार्टिंग में बनाने की कॉस्ट है वो लगेगी, लेकिन लंबे समय तक ये चलने वाले हैं। ठीक है, इन्हें रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है, जैसे कि आरबीआई को करना पड़ता है। सो ये न्यूज देखते हैं हमारे पास। सो आरबीआई हैज रिव्यूड इट्स पॉलीमर बैंक नोट्स इनिशिएटिव। So the RBI has invited the global expression of interest for the polymer substrate sheets। अब सभी कंपनीज को बोला जा रहा है कि लाइए बताइए किसके पास कौन कौन से पॉलीमर्स हैं, कौन से हम यूज कर सकते हैं फॉर द नोट मेकिंग। सो द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस इज बीइंग मैनेज्ड बाय BRBNMPL, जो विच इज द सब्सिडरी ऑफ आरबीआई। सो द प्रपोजल कवर्स ओनली 10 एंड 20 रुपीज पॉलीमर नोट्स। अभी सिर्फ 10 और 20 रुपीज के नोट्स के ऊपर ही से जो है वो टेस्ट किया जाएगा, बड़े नोट्स के ऊपर नहीं। So polymer notes are more resistant to moisture, dirt and tearing than the paper notes। तो बारिश होगी तो पेपर नोट्स खराब हो जाते हैं, ये नहीं होंगे। ठीक है, जल्दी खराब हो जाते हैं, मतलब मैले हो जाते हैं डर्ट के साथ, जल्दी फट जाते हैं। ऐसा कुछ भी आपको प्लास्टिक नोट्स या पॉलीमर नोट्स के अंदर देखने को नहीं मिलता। सो दे सपोर्ट द एडवांस एंटी काउंटरफीट एंड सिक्योरिटी फीचर्स। यस, इस चीज का ध्यान रखना, जो नए हमारे पास प्लास्टिक नोट्स होंगे उनके अंदर जो हम काउंटरफीट मेजर्स होंगे वो ज्यादा ला सकते हैं। ठीक है, देन ऑल्दो दे आर कॉस्टलियर इनिशियली, फर्स्ट टाइम अगर आप प्रिंट करेंगे तो कॉस्टली है, बट पॉलीमर नोट्स हैव लॉन्गर लाइफ स्पैन, लंबे समय तक, नेक्स्ट 10 ईयर्स 15 ईयर्स तक आप इजीली जो उन्हें यूज कर सकते हैं मार्केट के अंदर। सो द इनिशिएटिव इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस द रिप्लेसमेंट एंड द मेंटेनेंस कॉस्ट। ठीक है, तो मेंटेनेंस और रिप्लेसमेंट कॉस्ट, जो आरबीआई को बार बार नए नोट्स प्रिंट करने पड़ते हैं, पुराने वाले मार्केट से निकालने पड़ते हैं, तो वो कम हो जाएगा। सो इंडियाज फर्स्ट प्रपोज्ड पॉलीमर करेंसी नोट्स इन 2010, 2010 में आरबीआई ने पहली बार प्रपोज किया था। ऐसा कुछ होना चाहिए 2026 के अंदर अब है, अब जाकर एक्चुअल में हम इनके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, सो 2026 इनिशिएटिव मार्क्स द रिन्यूड एफर्ट टू मॉडर्नाइज इंडियाज करेंसी नोट्स। होने चाहिए, यस होने चाहिए। काफी कंट्रीज हैं जिनमें, मतलब मेजोरिटी कंट्रीज हमारे पास ऐसी हैं डेवलप्ड कंट्रीज जिनके अंदर ये प्लास्टिक नोट्स ही चलते हैं। ठीक है, सो याद रखेंगे अभी सिर्फ और सिर्फ 10 और 20 रुपीज के लिए किया जाएगा। BRBNMPL की तरफ से इसकी प्रोक्योरमेंट की जाएगी, और जैसे ही ये लॉन्च हो जाएंगे तो उनके बारे में भी पढ़ेंगे।
नेक्स्ट न्यूज और न्यूज हमारे पास है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दे लॉन्चेस इंडियाज फर्स्ट डोमेस्टिक नेचुरल गैस फ्यूचर्स। नेचुरल गैस फ्यूचर्स का मतलब देखो, काफी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो कि यूज करती हैं रॉ मटेरियल नेचुरल गैस को। अब नेचुरल गैस के प्राइस जो है वो इंक्रीज भी हो सकते हैं, डिक्रीज भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमने नेचुरल गैस के फ्यूचर्स जो है वो लेकर आए। तो सपोज कीजिए कि हम फ्यूचर्स बाय कर लेते हैं करंट प्राइस के ऊपर 100, 1 मंथ के बाद यही फ्यूचर्स के जो हमारे पास नेचुरल गैस के प्राइस हैं वो इंक्रीज हो गए और हमारे फ्यूचर्स के अंदर हमें 150 रुपीज का फायदा हो जाएगा। तो इससे क्या हुआ, हमें नेचुरल गैस नहीं मिलेगी यहाँ पर, हमें मिलेगा क्या, यहाँ पर कैश मिल जाएगा। ये जो प्रॉफिट है हमने यहाँ पर अपनी रिस्क मैनेजमेंट कर ली, ठीक है। सो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज विल लॉन्च इंडियाज फर्स्ट domestic natural gas future contracts. So the trading will begin from 27th of the July 2026. So the contract will trade under the NATGASIND, then that is the National Gas India, ठीक है। Then it is linked to the Indian Gas Exchange that is in the Dahej Hub benchmark. So the contract is cash settled, ठीक है, ध्यान रखना कैश सेटल्ड है, बीच में आपको कोई फिजिकल गैस की डिलीवरी नहीं मिलेगी अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। 100 था, आपने बाय किया 150 के अंदर सेल हो जाएगा तो आपको 50 का प्रॉफिट हो जाएगा, कैश के अंदर सेटलमेंट होगी, गैस नहीं मिलेगी आपको। सो द ट्रेडिंग यूनिट्स, मिनिमम ट्रेडिंग यूनिट्स जो है दैट इज 250। इसमें अंदर कौन कौन जो है बच्चे वो एलिजिबल हैं। सो इट एनेबल्स प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, ट्रेडर्स टू हेज अगेंस्ट द प्राइस वॉलेटिलिटी। एक तरीके से हेजिंग हो गई ना कि आज ही हमने इस फ्यूचर्स को बाय किया कॉन्ट्रैक्ट को और फ्यूचर के अंदर प्राइस इंक्रीज होंगे तो भी कोई इशू नहीं है, हमारे पास जो है वो प्रॉफिट हो जाएगा फ्यूचर से। अगर लॉस होगा मतलब प्राइस डिक्रीज करेंगे तो लॉस होगा आपको, वरना नहीं होगा। So the initiative improves the price discovery, transparency and risk management. It supports India's vision of building a gas-based economy. तो ट्रेडिंग यूनिट याद रख लेंगे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से इसे लॉन्च किया गया याद रखेंगे और इसका टिकर नेम याद रखेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट, ऑफलाइन यूपीआई पेमेंट। और अब आप जो बच्चे यूपीआई पेमेंट जनरली हम कैसे करते हैं, इंटरनेट के थ्रू करते हैं। काफी बार ऐसा होता है शॉप के ऊपर जा रहे हैं, कुछ खा पी लिया और बाद में जो है हमने यूपीआई पेमेंट करने लगे तो नेट नहीं चल रहा, बहुत एम्बेरसमेंट सा फील होता है कि अभी यूपीआई पेमेंट नहीं हो पा रही, ठीक है, 100 रुपीज 250 रुपीज कुछ पे करने हैं लेकिन नेट नहीं चल रहा। तो अभी एनपीसीआई ने बोला कोई बात नहीं है, ऐसे करते हैं एक यूपीआई ऑफलाइन मोड लेकर आते हैं जिसमें आप सिर्फ 2000 रुपीज तक की पेमेंट जो है ऑफलाइन मोड के अंदर कर सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम 2000 रुपीज तक की पेमेंट आप कर सकते हैं ऑफलाइन। ऑफलाइन का मतलब अगर सामने वाली की मशीन जिसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल उसमें नेट भी नहीं है, आपके मोबाइल में नेट भी नहीं है, तो भी दोनों डिस्कनेक्टेड डिवाइस हैं तो भी वो पेमेंट हो जाएगी। तो आइए जरा पढ़ते हैं इसके बारे में। सो एनपीसीआई इज डेवलपिंग ऑफलाइन यूपीआई पेमेंट सिस्टम, याद रखना ऑफलाइन यूपीआई पेमेंट सिस्टम enabling near field communication based tap and pay transactions without active internet connectivity। टैप एंड पे के साथ भी आप कर सकते हैं और स्कैन करने के बाद भी आप कर सकते हैं, ठीक है। एंड एडवांस कंटेक्टलेस पेमेंट आर्किटेक्चर built on the top of the existing UPI framework, so it allows the users to complete digital transactions at merchant point of sale terminal even when both the customers smartphone और जो मर्चेंट के पास टर्मिनल है दोनों के पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, किसी के पास भी मोबाइल मोबाइल नेटवर्क नहीं है तो भी आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। कितने रुपीस की पेमेंट, मैक्सिमम 2000 तक की आप पेमेंट करेंगे। तो इसे डेवलप किनकी तरफ से किया गया, एनपीसीआई की तरफ से इसे डेवलप किया गया, याद रखेंगे आप, ठीक है। तो इसका मेन एम क्या होगा, मेन एम आपको पता चल चुका है कि टू एलिमिनेट द डिजिटल पेमेंट फेलियर्स। अब नेट नहीं चल रहा तो सिर्फ पेमेंट फेलियर हो गया, वीक इंटरनेट था, ठीक है, एब्सेंट इंटरनेट है, वाईफाई कनेक्टिविटी नहीं है तो आप पेमेंट नहीं कर सकते, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो आप इवन जो है फ्लाइट के अंदर भी पे कर सकते हैं, रिमोट रूरल मार्केट्स के अंदर भी पे कर सकते हैं, अंडरग्राउंड मेट्रो नेटवर्क्स के अंदर भी पे कर सकते हो आप, वहाँ पर जनरली नेटवर्क के इशू रहते हैं। तो अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, अप टू 2000 रुपीज आप ऑफलाइन जो है वो यूपीआई से पे कर सकते हैं, ठीक है। सो फीचर्स, फर्स्ट इज द ड्यूअल ऑफलाइन एनएफसी कंपैटिबिलिटी। तो इसका मतलब हुआ कि अगर दोनों ही कस्टमर का मोबाइल फोन भी और जो मर्चेंट के पास टर्मिनल है पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल दोनों इंटरनेट के नहीं से कनेक्टेड नहीं है तो भी आप क्या कर पाएंगे, पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इट रिप्लेसेस द लाइव बैंक बैलेंस वेरिफिकेशन विद द सिंगल यूज प्री ऑथराइज्ड टोकन्स स्टोर्ड इन द स्मार्टफोन्स हार्डवेयर, प्रिवेंटिंग डबल स्पेंडिंग एंड सेफगार्डिंग द एक्चुअल बैंक क्रेडेंशियल्स। इंपॉर्टेंट, ये वाला याद रखना। नेक्स्ट, डिजाइन फॉर द मीडियम वैल्यू ट्रांजैक्शंस। मीडियम वैल्यू मतलब मैक्सिमम आप 2000 रुपीज तक की पेमेंट इसमें कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं आप कर सकते, ठीक है। देन मर्चेंट सेंट्रिक स्टोर एंड फॉरवर्ड मॉडल। सो अनलाइक द यूपीआई लिट एक्स या फिर आप बोल सकते हैं यूपीआई लाइट एक्स जिसमें पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर के ऊपर फोकस किया गया, लेकिन इसके अंदर नहीं है। यूपीआई ऑफलाइन के अंदर हमारे पास जो है वो आप इजीली रिटेल पॉइंट ऑफ सेल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आप इजीली क्या कर सकते हैं,
पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो मर्चेंट्स हैं, मर्चेंट्स में भी आप स्कैन करने के बाद आराम से शॉप्स के ऊपर पेमेंट कर सकते हैं। पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर, पीओएस टर्मिनल्स के ऊपर भी आप इजीली जो है पेमेंट कर सकते हैं। तो यूपीआई लाइट एक्स जो है उसमें पर्सन टू पर्सन अब ऑफलाइन तरीके से कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन अब आप शॉपकीपर्स को भी पैसे पे कर सकते हैं। डन। तो क्या-क्या याद रखें, किनकी तरफ से डेवलप किया गया, एनपीसीआई की तरफ से। दोनों ही अगर हमारे पास साइट जो है ऑफलाइन है, नेट से कनेक्टेड नहीं है, तो भी पेमेंट होगी और अप टू 2000 रुपीज़ तक की पेमेंट जो है वो की जा सकती है। नेक्स्ट न्यूज़, और नेक्स्ट नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास है निफ्टी 500 अहिंसा इंडेक्स। देखो नाम से क्लियर हो रहा है, अहिंसा। अहिंसा का मतलब क्या होता है? नॉन वायलेंस। तो अगर मुझे जानना है हमारे पास ऐसी 500 निफ्टी 500 ऐसी कंपनीज़ जो प्रोड्यूस कर रही हैं, कुछ भी कर रही हैं और उससे जो एनिमल्स हैं, उनके ऊपर किसी भी तरीके की क्रुएलिटी नहीं होती। तो मैं बोल सकता हूँ कि यस, ये जो हमारे पास कंपनीज़ हैं, ये अहिंसा वाली फिलॉसफी को लेकर चल रही हैं। ऐसी अगर मैं कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जिनकी प्रोडक्शन के दौरान एनिमल क्रुएलिटी कुछ भी नहीं हो रही, ठीक है? तो उन्हें बोलूँगा कि वो निफ्टी 500 अहिंसा कंपनीज़ हैं, मैं इनके अंदर इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। सो आइए देखते हैं, एनएसई दैट इज़ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडाइसेस लिमिटेड इन कोलैबोरेशन विद द अहिंसा फाउंडेशन, ठीक है? एक साइड पर अहिंसा फाउंडेशन, दूसरी साइड पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इनकी तरफ से लॉन्च किया गया निफ्टी 500 अहिंसा इंडेक्स, ठीक है? निफ्टी 500 अहिंसा इंडेक्स। सो इट ट्रैक्स अभी करंटली इट ट्रैक्स 326 कंपनीज। कौन सी? जो कि निफ्टी 500 के अंदर है, दैट फॉलोज द अहिंसा मार्ग। अहिंसा मार्ग मतलब नॉन वायलेंस टुवर्ड्स द एनिमल्स। एनिमल्स के साथ किसी भी तरीके की क्रूरता नहीं होगी उसमें। तो निफ्टी 500 IMSA index is India's first specialized rule-based equity index designed to screen and track the companies which are free from the animal cruelty। बस उन कंपनीज को आप यहाँ पर लिस्ट करेंगे और उनके अंदर आप जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। होते हैं ना काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं, ये कंपनी के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना, इससे काफ़ी ज़्यादा जो इनको प्रोडक्ट्स हैं उसमें एनिमल क्रुएलिटी देखने को मिलती है। तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है? चलो आगे चलते हैं। लॉन्च्ड बाय, सो इट इज़ लॉन्च्ड बाय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडाइसेस लिमिटेड इन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद द अहिंसा गेन फाउंडेशन, ठीक है? तो कंपनी का नेम याद रख लेना। एंड यूटिलाइजिंग द फाउंडेशंस प्रॉprietary दैट इज अहिंसा इन्वेस्टमेंट मूवमेंट स्क्रीनिंग फ्रेमवर्क। सो इसमें हम क्या करने वाले हैं, निफ्टी 500 के अंदर कंपनीज को कैटेगराइज करेंगे। देखिए, फर्स्ट हमारे पास हो जाएगा वो कंपनीज जो कि ग्रीन कैटेगरी में, ग्रीन कैटेगरी मतलब वो कंपनीज जिनमें कंप्लीटली हिंसा होती नहीं है, ठीक है? जो इस फ्रेमवर्क को, इस गाइडलाइन को मानती है, फुली अलाइंड है, तो वो हो जाएगी हमारे पास ग्रीन कैटेगरी में। सेकंड हमारे पास है ऑरेंज कैटेगरी, दैट मीन्स पार्शियली अलाउड। पार्शियली अलाइन मतलब कुछ हैं इसमें प्रोडक्ट्स इनके जहाँ पर एनिमल क्रुएलिटी होती होगी, कुछ ऐसे हैं जिनमें नहीं होती होगी, तो 50-50 चल रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है रेड, नॉन कंप्लाइंट, मतलब जो बिल्कुल भी ये वाले फ्रेमवर्क के साथ चलते नहीं है, जिनके प्रोडक्ट्स इस तरीके से होते हैं जिनमें एनिमल क्रुएलिटी होती है, ठीक है? तो अब हम हमारे पास जो निफ्टी 500 अहिंसा इंडेक्स है, इसमें किसे काउंट करेंगे? फर्स्ट 2 को काउंट करें, देखो थर्ड तो काउंट कर नहीं सकते, बट हम इसमें सिर्फ ग्रीन कैटेगरी वाले जो है उन्हें काउंट करेंगे। ओनली ग्रीन बैंड कंपनीज क्वालिफाई फॉर दिस इंक्लूजन। जो ग्रीन बैंड के अंदर होगी बस वही इंक्लूड की जाएंगी, ठीक है? देन सिलेक्टिव सेक्टर इंक्लूजन, सो टॉप परफॉर्मिंग जैसे कि आईटी सेक्टर हमारे पास है, देन सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर्स, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, कैपिटल गुड्स फर्म, टेलीकम्युनिकेशन लीडर्स, इन सबको इसमें ऐड किया गया। किन्हें ऐड नहीं किया गया, देखो अब हमारे पास काफी ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें एनिमल क्रुएलिटी के आपको केसेस देखने को मिलते हैं। लेदर इंडस्ट्री, डेयरी सेक्टर, पोल्ट्री, ठीक है, कॉस्मेटिक्स, फैशन यूजिंग द वूल एंड लेदर, देन सिमिलरली फार्मास्यूटिकल फर्म्स जहां पर एनिमल्स के ऊपर टेस्टिंग की जाती है। अब यहाँ पर तो प्रॉपर एनिमल क्रुएलिटी आपको देखने को मिलती है, तो ये कभी भी इस इंडेक्स का पार्ट नहीं होंगे, ठीक है, याद रखना। डेयरी सेक्टर, पोल्ट्री हमारे पास, देन लेदर सेक्टर, कॉस्मेटिक्स, फैशन जिसके अंदर वूल और लेदर यूज किया जाता है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, ये हमारे पास इंडेक्स के अंदर कभी भी पार्ट नहीं होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है ईपीएफओ 3.0। ईपीएफओ 2.0 को चेंज किया गया और बन गया 3.0। अब ये नया लेकर के आए हैं ईपीएफओ 3.0, आइए जरा समझते हैं। तो ऐसे समझो कि अब ईपीएफओ 3.0 यूनिवर्सल सभी लोगों के लिए जो है ये पॉलिसी लाए हैं। पहले सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर, गवर्नमेंट के स्कीम्स जो थी या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जो काम कर रहे हैं उनके लिए हुआ करता था। अब ऐसा नहीं है, अब गवर्नमेंट ने इसमें सब लोगों को ऐड कर लिया, चाहे वो गिग वर्कर्स हैं, इनफॉर्मल सेक्टर है, सब अब जो है ईपीएफओ स्कीम के फ्रेमवर्क के अंडर है, उन सबको फोकस किया जाएगा, ठीक है। सो आइए स्कीम देखते हैं हमारे पास। सो एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन दैट इज ईपीएफओ
announces its upcoming EPFO 3.0 reform phase, moving beyond the claim focused EPFO 2.0 framework. तो पहला फ्रेमवर्क कैसा है, सिर्फ क्लेम्स कैसे मिलेंगे, क्लेम सेटल डाउन कीजिए, वो होगा। लेकिन अब इसके अंदर कुछ नए रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं। अब नए रिफॉर्म्स होंगे क्या? सो इट इज द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड रिटायरमेंट फंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। इट ट्रांजिशंस द ईपीएफओ फ्रॉम ट्रेडिशनल फॉर्मल सेक्टर, पहले सिर्फ फॉर्मल सेक्टर तक थे, इनटू यूनिवर्सल मल्टी सोर्स सोशल सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म केपेबल ऑफ मैनेजिंग पेंशन विड्रॉ ड्रॉडाउन्स, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स कंट्रीब्यूशन एंड गिग इकोनॉमी इंटीग्रेशन। तो पहले सिर्फ फॉर्मल सेक्टर था, अब इसमें गिग इकोनॉमी भी आ चुकी है, इसमें अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की कंट्रीब्यूशन का भी ध्यान रखा जाएगा और हमारे पास जो पेंशन ड्रॉडाउन्स हैं उन्हें भी मैनेज किया जाएगा। ठीक है, आइए कुछ इससे रिलेटेड पॉइंट्स देख लेते हैं। सो द मेंबर सेट अप पर्सनलाइज्ड टारगेट रिटायरमेंट सम, दैट इज कि जिनके पास भी ईपीएफओ स्कीम के जो सब्सक्राइबर्स हैं वो खुद एक टारगेट रिटायरमेंट सम जो है वो डिसाइड करेंगे कि मुझे रिटायरमेंट के टाइम इतने पैसे चाहिए। ठीक है, सो बेस्ड ऑन देयर डिजायर्ड पेंशन गोल एंड रिटायरमेंट एज। अब कोई बोल रहा है कि मुझे 45 की एज में रिटायर होना, कोई बोल रहा है 60 की एज में, कोई बोल रहा है मुझे 45 में 4 करोड़ होने चाहिए, कोई बोल रहा है मुझे 60 में 6 करोड़ होने चाहिए। वो खुद पर्सन खुद जो है वो डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट, अपॉन रीचिंग द रिटायरमेंट, जो आपके पास एक्यूमुलेटेड फंड्स होंगे, आप क्या कर सकते हो, या तो उसे कंप्लीटली विड्रॉ कर सकते हो, वरना आपको उसकी जो है ट्रेडिशनल एन्युटी मिलती रहेगी। नहीं तो आप चाहें तो इसे एक फ्लेक्सिबल सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के साथ भी विड्रॉ कर सकते हो। दोनों फंक्शंस हैं। ठीक है, अलाउइंग द retirees to adjust monthly payout according to their changing financial needs. Next, it operationalized the code of social security by integrating the gig workers into EPFO network. Although कि हमारे पास कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी जो है वो इनेक्ट हो चुके हैं, 4 जो लेबर कोड्स हैं वो उन्हें गवर्नमेंट ला चुकी है। ठीक है, लेकिन उन्हें एग्जिस्टिंग लॉज के साथ अब इंटीग्रेट किया जा रहा है, जैसे कि कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी से इंटीग्रेट किया जा रहा है इकोनॉमी गिग वर्कर्स के साथ इनटू द ईपीएफओ नेटवर्क। नेक्स्ट न्यूज हमारे पास है रिलेटेड टू कोर इंडस्ट्रीज। ओके, इसे ना जरा स्टार बनाकर लिख लो, ये हमारे पास न्यूज के आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। हमारे पास एक इंडेक्स है, अगर आपको याद हो, इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज के अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं। जैसे कि सबसे पहले बेस ईयर जो है वो चेंज किया गया। पहले बेस ईयर हुआ करता था 2011-12, अब बेस ईयर हो चुका है 2022-23। ठीक है, अब ये कोर सेक्टर्स कौन से हैं हमारे पास, जिसे कि हम पढ़ते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अंदर। तो ये देखिए, ये हमारे पास कोर सेक्टर्स हैं। ठीक है, तो कोर सेक्टर्स जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, रिफाइनरी प्रोडक्ट, स्टील, क्रूड ऑयल, कोल, आयरन ओर, देन वी हैव इज दी सीमेंट, नेचुरल गैस और फर्टिलाइजर्स। अब टोटल कितने देखिए यहाँ पर जरा, 3, देन वी हैव 3, देन वी हैव 3। तो पहले भी 9 हुआ करते थे जी? नहीं, तो पहले सिर्फ 8, लास्ट हमारे पास जो इंडेक्स था फॉर द कोर सेक्टर उसमें सिर्फ 8 इंडिकेटर्स हुआ करते थे। ठीक है, तो अब नया कौन लेकर आए हैं, तो +1 अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास है आयरन ओर। आयरन ओर जो है ये नया हमारे पास कंपोनेंट है जो कि ऐड किया गया। लास्ट हमारे पास कोर सेक्टर के अंदर ये क्वेश्चंस बनते थे कि कोर सेक्टर्स के अंदर सबसे ज्यादा वेटेज किसे दी गई है। तो 2011-12 जो बेस ईयर था हमारे पास पुराने वाले में, तो रिफाइनरी प्रोडक्ट्स जो है उन्हें वेटेज देखो कितनी दी गई है, 28.03%, सबसे ज्यादा वेटेज। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन बनता है सबसे कम किसे वेटेज दी जाती है, सबसे कम वेटेज फर्टिलाइजर्स को थी। ये पहले क्वेश्चंस बनते थे। अब क्वेश्चंस क्या बनेंगे कि अब करंट हमारे पास, ठीक है, जिसमें बेस ईयर 22-23 हो चुके हैं, इसमें सबसे ज्यादा वेटेज किसके पास है, तो अब सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को दी गई है, याद रखना 30.9, तो दैट इज द इलेक्ट्रिसिटी को वेटेज। सेकंड नंबर के ऊपर हमारे पास जो है दैट इज टू द रिफाइनरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये सेकंड नंबर पर आ चुका है, पहले फर्स्ट नंबर के ऊपर था। और सबसे कम अब आज भी अगर हम देखेंगे तो फर्टिलाइजर्स को ही जो है वो सब्सिडी दी गई है। ठीक है, कौन सा कंपोनेंट नया ऐड किया गया, तो आयरन ओर जो है इसे नया ऐड किया गया है। ये छोटे छोटे से पॉइंट्स इससे याद रखने आपने। चलो देखते हैं। सो इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज पहले 8 होती थी, अब 9 हो चुकी हैं। So it is a monthly production volume index that measures the combined performance of key infrastructure supportive core sectors in India. ठीक है, तो कोर हमारे पास इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज, हम चेक करते थे कि इंडिया की कोर इंडस्ट्रीज इनमें कैसी प्रोडक्शन हो रही है। अगर कोर इंडस्ट्रीज के अंदर अच्छी प्रोडक्शन है तो ओवरऑल आप बोल सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी अच्छी चल रही है। और इसी में चेंज किया, पहले 8 कोर इंडस्ट्रीज होती थी, अब 9 हो चुकी है। ठीक है, सो इट एक्ट एज अ हाई फ्रीक्वेंसी लीड इंडिकेटर for the broader index of industrial production in which these core sectors hold a significant combined weightage. चलो आगे देखते हैं चेंजेस क्या होंगे। और सबसे पहले इंडेक्स रिलीज कौन करता है, तो ये इंडेक्स जो है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर की तरफ से रिलीज किया जाता है।
ठीक है, विच इज अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। मिनिस्ट्री हमारे पास आ जाती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो याद रखेंगे हमारे पास इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज, कोर सेक्टर्स, और इसे पब्लिश करने वाली ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है, नेक्स्ट, सो एम, सो चेंज करना क्यों था, बहुत पुराना हो चुका था हमारे पास कोर इंडस्ट्रीज वाला जो इंडेक्स था, उसमें चेंज लाने की जरूरत थी। सो द रिवीजन एम्स टू अलाइन द कोर सेक्टर्स गॉज विद द स्ट्रक्चरल शिफ्ट, मॉडर्न कंजम्पशन पैटर्न्स एंड अपडेटेड मैक्रो इकोनॉमिक मैट्रिक्स। ठीक है, चेंजेस लाए क्या गए हैं, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो बेस ईयर चेंज किया गया। तो लास्ट टाइम हमारे पास जो बेस ईयर था वो 2011-12 था, आउटडेटेड हो चुके हैं। अब काफी चीजें थी जो 2011-12 में थी, आज एग्जिस्ट नहीं करती हैं। जो आज एग्जिस्ट करती हैं वो इस बेस ईयर के अंदर नहीं होंगी। तो अब नया बेस ईयर जो है दैट इज 2022-23। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सपेंशन टू द 9 सेक्टर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन बनेगा। पहले हमारे पास कोर सेक्टर सिर्फ 8 थे, अब 9 हो चुके हैं, और ये नई एडिशन की गई है, आयरन ओर की नई एडिशन की गई है। ठीक है, आयरन ओर वाज एडेड ड्यू टू इट्स क्रिटिकल रोल एज इंडस्ट्रियल इनपुट, और इसे वेटेज दी गई है 4.905%। देन प्रोडक्शन जो है उसमें हमें इंक्रीज देखने को मिला जून के अंदर 43.9%, सिग्निफिकेंटली बूस्टिंग द ओवरऑल सेक्टर ग्रोथ। ठीक है, देन ग्रॉस स्टील प्रोडक्शन जो इसे रिप्लेस किया गया। सो ग्रॉस स्टील प्रोडक्शन की अकाउंटिंग को रिप्लेस किया गया, रिप्लेस द प्रीवियस नेट प्रोडक्शन मैट्रिक फॉर स्टील विद द ग्रॉस प्रोडक्शन डेटा, इंपॉर्टेंट, थोड़ा कम। यहाँ पर ये नया कोर सेक्टर ऐड किया गया, याद रखेंगे। बेस ईयर याद किया गया, याद रखेंगे। ठीक है, आयरन ओर को कितनी वेटेज दी गई है पहली बार, क्योंकि इसे ऐड किया गया, इसे याद रखेंगे आप। एलिमिनेशन ऑफ द डबल काउंटिंग इन कोल, तो डबल काउंटिंग इन कोल का मतलब, देखो कोल के अंदर जनरली ये रहता है कि हम नहीं चाहते कि प्रोडक्शन डबल डबल काउंट हो, तो नंबर्स, एग्जैचुरेटेड नंबर्स जो है वो आपको हाई नंबर्स देखने को मिलते हैं। सो द नैरोड द कोल इंडेक्स टू ट्रैक द रॉ कोल एक्सक्लूसिवली एक्सक्लूडिंग द कोल मिडलिंग वॉश्ड कोल सिंस बोथ आर डिराइव्ड फ्रॉम द रॉ कोल। तो हम क्या करते थे, पहले दो तरीके से कोल जो है उसे कैलकुलेट कर रहे थे कोल इंडेक्स के अंदर। फर्स्ट हमारे पास रॉ कोल जो थी उसे, ठीक है, देन कोल हमारे पास जो है दैट इज द कोल्ड मिडलिंग्स, और इसके साथ ही वॉश्ड कोल, इन्हें ऐड अलग अलग ऐड कर रहे थे। तो हमने बोला कि नहीं, ये डबल डबल काम करना बंद करते हैं, एक बार पे ही रॉ कोल कितना हमने प्रोड्यूस किया उसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, रीबैलेंस द सेक्टर वेट्स। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी, सबसे ज्यादा फायदा इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रिसिटी के पास अब सबसे ज्यादा जो है वो वेटेज है कोर सेक्टर्स के अंदर, याद रखना। ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, ये बना हुआ पहले भी बनते हैं। ठीक है, तो कोर सेक्टर्स के अंदर सबसे ज्यादा वेटेज नाउ गोज टू द इलेक्ट्रिसिटी। रिफाइनरी प्रोडक्ट्स जिन्हें पहले कभी सबसे ज्यादा वेटेज दी जाती थी, उनकी जो है डिक्रीज की गई है वेटेज, और उनके सेकंड नंबर पर आ चुके हैं। ठीक है, डिक्रीज टू 22.572%। देन कोल एंड नेचुरल गैस, इनकी भी जो है हमारे पास वेटेज डिक्रीज हुई है, डिक्रीज टू 5.596%। ठीक है, देन फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स में इंक्रीज हुआ, लेकिन फर्टिलाइजर्स अब भी सबसे कम वेटेज के साथ हैं। तो इधर देख लीजिए जरा एक बार हमारे पास वापस से। तो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर इंक्रीज देखने को मिला, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स के अंदर डिक्रीज देखने को मिला, स्टील के अंदर ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा मार्जिनल डिक्रीज है। देन क्रूड ऑयल के अंदर डिक्रीज देखने को मिला, कोल के अंदर आपको डिक्रीज देखने को मिला, आयरन और तो नया ही था हमारे पास, यहाँ पर सीमेंट के सेक्टर के अंदर भी डिक्रीज, नेचुरल गैस के अंदर भी डिक्रीज, और फर्टिलाइजर्स के अंदर इंक्रीज। तो दो सेक्टर्स हैं जिसमें इंक्रीज हुआ, सबसे पहला और सबसे लास्ट। फर्स्ट टॉप के ऊपर कौन सा हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी, और सबसे नीचे कौन सा हमारे पास फर्टिलाइजर्स। सिर्फ इन्हीं के अंदर आपको वेटेज में इंक्रीज देखने को मिला, बाकी सब इंडिकेटर्स के अंदर जो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं उनमें डिक्रीज आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट हमारे पास है सेबी वॉर्न्स अबाउट द साइबर फ्रॉड, जिसका नेम है बॉस स्कैम। अब ये बॉस स्कैम का मतलब क्या है, बहुत चल रहा है इंडिया के अंदर बॉस स्कैम। बॉस स्कैम का मतलब कुछ ऐसे समझ लीजिए कि मैं एक लिस्टेड कंपनी हूँ, ठीक है। अब लिस्टेड कंपनी को जनरली अपनी सभी इंफॉर्मेशन जो है वो पब्लिक करनी पड़ती है, ठीक है। वो आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर मिल जाती है, ठीक है। तो इसी से क्या होता है कि यहीं से फ्रॉडस्टर जो है वो अपना क्राइम स्टार्ट करते हैं, फ्रॉड करना। तो वो क्या करेंगे कि यहाँ पर सपोज कीजिए कोई एक कंपनी है XYZ, उनके फाइनेंस वाले जो डिपार्टमेंट है उन्हें कॉल कर लेंगे। अब फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कभी फाउंडर, को फाउंडर, CEO इनसे बात तो की नहीं होती, ठीक है। तो इन्होंने क्या करना, अपने आप को एज ए शो करना कि मैं CEO बात कर रहा हूँ, कि मैं आपका CEO हूँ, मैं आपका फाउंडर हूँ, को फाउंडर बात कर रहा हूँ। तो टॉप हायरार्की से बात हो रही है। तो जो फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले हैं वो थोड़े से एकदम से पैनिक मोड में आएंगे कि ऊपर से फोन कर रहा है, ठीक है। और ये जो फ्रॉडस्टर होंगे बोलेंगे कि मैं CEO बात कर रहा हूँ, जल्दी से इस अकाउंट के अंदर ये मनी जो है, इतनी मनी ट्रांसफर कीजिए, हमने कोई सीक्रेट डील करनी है, कुछ भी करना है, और इसे शोर मत करना, किसी को बताना मत। अब
अगर सीईओ से कॉल आ रही है तो फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले अपने आप ही क्या करेंगे, सर वो पेमेंट कर देंगे। और बाद में पता चलता है कि वो जो वॉइस थी, वो सीईओ की नहीं थी, वो वॉइस क्लोनिंग हो रही थी, या वीडियो जो थी वो फेक वीडियोस थी। किसी पर्सन ने अपने आप को सीईओ बनाकर जो है वो मनी ट्रांसफर करवा ली। इसे बोलते हैं हमारे पास बॉस फ्रॉड, ठीक है, बॉस स्कैम बोल रहे हैं। तो सेबी ने बताया कि इसके बारे में जरा ध्यान रखिए। सो सेबी रिसेंटली कॉशन्ड द रेगुलेटेड एंटिटीज एंड द लिस्टेड फर्म्स अगेंस्ट बॉस स्कैम, जिसमें जो फ्रॉडस्टर हैं दे इम्पर्सोनेट एज द चीफ एग्जीक्यूटिव्स या फिर सीनियर ऑफिशियल्स, और ट्रिक करते हैं फाइनेंस टीम को कि वो ट्रांजैक्शंस करें, ट्रांसफर करें फंड्स को, ठीक है। तो जितने भी फ्रॉडस्टर होंगे वो अपने आप को बोलेंगे कि हम सीईओ हैं, हम एमडी बोल रहे हैं आपकी कंपनी के, और फाइनेंस कंपनीज जो फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले उन्हें बोलेंगे कि ये ट्रांसफर जल्दी से जल्दी पेमेंट की जाए, वो करेंगे, ठीक है। यहीं से फ्रॉड स्टार्ट हो जाते हैं। सो अंडर द फर्स्ट मेथड द फ्रॉडस्टर्स यूज द डीप फेक टेक्नोलॉजीज, जैसे कि वो एआई से वॉइस क्लोनिंग कर लेते हैं, फेक वीडियोस कॉल्स जो हैं वो बना सकते हैं, फेक सोशल मीडिया ग्रुप्स बना सकते हैं, जिससे आपको लगेगा कि यस ये तो करेक्ट पर्सन ही बोल रहे हैं, ठीक है। सो दे ऑल्सो आर टोल्ड नॉट टू डिस्क्लोज द ट्रांजेक्शन्स बाय क्लेमिंग दैट इट रिलेट्स टू द अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। अब एक तो फ्रॉड भी हो गया, ऊपर से सीईओ अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट को बोल रहा है किसी को बताना मत कि तुमने ये ट्रांजैक्शन की है। वो बोलेंगे क्यों? वो बोल रहा है टॉप सीक्रेट है, ये किसी को बताना नहीं है, ठीक है। तो इसे हम अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के अंदर रखेंगे, तो अगर किसी को बताओगे तो आपके ऊपर केस हो जाएगा। नेक्स्ट अनदर मेथड जो उसमें बच्चे जनरली फ्रॉडस्टर क्या करते हैं, एक कंप्रेस्ड जिप फाइल जो है वो सेंड करते हैं। अब ये जिप फाइल जो होती है जब आप इसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसके अंदर एक्चुअल में मलिशियस एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं वायरस, ठीक है। तो ये जिप फाइल को आप ओपन करोगे अपने मोबाइल के अंदर, लैपटॉप के अंदर, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आपका जो सिस्टम का है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। हो सकता है कि आपका सिस्टम जो है हाईजैक हो जाए, आपके व्हाट्सएप सेशंस जो है वो हाईजैक हो जाएँ, आपकी फाइल्स जो है वो कॉपी कर ले हैकर। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना कि आपको कोई भी अननोन नंबर से अगर कोई ज़िप फाइल भेजी जा रही है तो आप उसे ओपन नहीं करेंगे, ठीक है? तो ये 2 फ्रॉड्स के बारे में सेबी की तरफ से बताया गया। फर्स्ट इज़ द बॉस स्कैम और सेकंड ये ज़िप फाइल्स वाला। नेक्स्ट न्यूज़, और न्यूज़ हमारे पास एनकैश से रिलेटेड। सो एनकैश लॉन्चेस इंडियाज़ फर्स्ट यूपीआई इनेबल्ड मील कार्ड पेमेंट। मील कार्ड पेमेंट मतलब, अब देखो एनकैश जैसी कंपनीज जो है वो क्या प्रोवाइड करती है अपने एम्प्लॉइज को, सपोज कीजिए 2000 रुपीज प्रोवाइड करती हैं फॉर मंथली मील, कि मील खाना खाने के लिए अलग से पैसे दिए गए। तो जनरली क्या रहता था कि लोग क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं कि मील नहीं लेते, इससे कुछ और ले लेते हैं, इससे ऐसे करते हैं कि एयरपॉड्स ले लेते हैं, ठीक है, इससे कुछ और सामान ले लेते हैं। तो एनकैश ने बोला नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। अब आप हमारी ऐप ओपन करेंगे, ऐप के अंदर आपके पास एक मील वाला सेक्शन होगा, उस मील सेक्शन के अंदर हमने आपको ये जो हमारे पास मील कार्ड्स हैं वो प्रोवाइड किए हैं, ठीक है? और आप जो डेज़िग्नेटेड हमारे पास कुछ शॉप्स होंगी उनके ऊपर जाकर कोड को स्कैन करेंगे, और स्कैन करेंगे तो मील कार्ड से अपने आप की मनी जो है विथड्रॉ हो जाएगी। तो कुछ एलिजिबल हमारे पास शॉप्स होंगी, वहाँ पर आप स्कैन करेंगे तो आपके मील कार्ड से वो मनी जो है वो ड्रॉप होगी, और कहीं पर आप यूज़ नहीं कर सकते उस मनी को। सो एनकैश नाम याद रखना, इंडियाज़ लीडिंग बिज़नेस पेमेंट एंड स्पेंड मैनेजमेंट प्लेटफ़ॉर्म, और इनकी तरफ से लाया गया यूपीआई बेस्ड पेमेंट ऑन इट्स मील कार्ड, ठीक है? So the employees can make payment directly to their meal card from their meal card just by scanning the UPI QR code at food and grocery merchants. So this makes Encash first provider in India जो कि यूपीआई पेमेंट के साथ जो है वो मील बेनिफिट्स बैलेंस प्रोवाइड कर रहे हैं अपने एम्प्लॉइज को, ठीक है। तो नाम याद रख लेना, दैट्स इट, ठीक है। कि ऐसा कौन सी कंपनी ने रिसेंटली किया, तो आपका आंसर होगा एनकैश। एनकैश मतलब कैश नहीं दे रहे, बोल रहे हैं स्कैन करो, डिजिटल पेमेंट करो, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। इजी। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स। तो वो इंडिया के अंदर पर्सन जो एक्चुअल में गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन फिजिकल गोल्ड नहीं चाहते। अभी फिजिकल गोल्ड घर में रखेंगे तो टेंशन सी रहती है कि सर चोरी ना हो जाए। तो आप क्या कर सकते हो कि गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स। सपोज कीजिए आपको 1 ग्राम गोल्ड बाय करना, आप 1 ग्राम गोल्ड बाय मत करो, आप 1 ग्राम गोल्ड इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स बाय कर लो। तो जो भी आज गोल्ड का प्राइस होगा उस हिसाब से आपको 1 ग्राम के हिसाब से ये रिसीट मिल जाएगी। तो अगर गोल्ड का प्राइस इंक्रीज हुआ तो आपका प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगा यहाँ पर, गोल्ड का प्राइस डिक्रीज हुआ तो आपका प्राइस भी डिक्रीज हो जाएगा। और सेटलमेंट के टाइम पीरियड के अंदर आप फिजिकल गोल्ड जो है वो भी ले सकते हो। और क्या चाहिए? अब बोलोगे कि मेरे पास यहाँ पर 1 ग्राम के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट है, तो आप मुझे फिजिकल गोल्ड दे दो, तो आपको फिजिकल गोल्ड भी मिल सकता है। सो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से वापस से इंट्रोड्यूस किया गया कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स, ईजीआरस बोलते हैं हम इसे, ठीक है। सो व्हिच इज अ न्यू एक्सचेंज ट्रेडेड सेगमेंट फॉर बाइंग एंड सेलिंग गोल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। So these are the exchange traded securities representing ownership of physical gold
stored in the SEBI regulated vaults। तो क्या हो रहा है कि मेरे पास डीमैट अकाउंट है, तो डीमैट अकाउंट के अंदर जाकर मैं इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट जो बाय कर लेता हूँ, ठीक है? वो मेरे पास पड़ी हुई है। जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं उससे फिजिकल गोल्ड भी ले सकता हूँ और अगर मैं चाहूँ तो उसे कैश के फॉर्म के अंदर भी जो है वो रिडीम कर सकता हूँ, ठीक है? सो लाइक शेयर्स ईजीआरस फॉलो द T+1 सेटलमेंट साइकिल। तो इसका मतलब क्या हुआ? आज मैंने बाय किया, तो नेक्स्ट वर्किंग डे कल जो है वो कंप्लीट मेरे अकाउंट्स के अंदर सेटल डाउन होगी वो पूरी की पूरी ट्रांजैक्शंस। विद द रिसीट क्रेडिटेड टू द बायर्स डीमैट अकाउंट द नेक्स्ट ट्रेडिंग डे। रिटेल इन्वेस्टर्स आप मैं हम भी ये कर सकते हैं, जूलर्स कर सकते हैं, बुलियन ट्रेडर्स कर सकते हैं, रिफाइनर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड अदर एलिजिबल मार्केट पार्टिसिपेंट्स दे कैन बाय द ईजीआरस। तो याद रखना इसके ऊपर कोई भी किसी भी तरीके की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ठीक है? आप हम भी बाय कर सकते हैं। सो द इन्वेस्टर्स नीड बोथ। तो आपके पास एक ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए, एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए जिससे आप बाय एंड सेल कर सकते हैं ईजीआरस को, ठीक है? फाइनली जब आप गोल्ड लेंगे सो ईजीआरस आर अवेलेबल इन द टू प्योरिटी स्टैंडर्ड्स। तो आप 999 दैट इज 99.9% प्योर गोल्ड ले सकते हैं या आप 99.5% प्योर गोल्ड ले सकते हो, ठीक है? इजी हो गया। चलिए नेक्स्ट। सो ईच प्योरिटी कैटेगरी द इन्वेस्टर्स है 6 डिफरेंट डिनोमिनेशन। आप 10 mg, आप 100 mg, 1 ग्राम, 10 ग्राम, 100 ग्राम्स और इवन 1 kg तक जो है डिनोमिनेशन के अंदर ईजीएस बाय कर सकते हो। 1 kg मैक्सिमम है, 1 किलो से ऊपर सोना बाय नहीं कर सकता कोई, ठीक है? सो दोज हु प्रेफर द फिजिकल गोल्ड कैन कन्वर्ट द ईजीएस इनटू द गोल्ड व्हेनेवर नीडेड। तो इससे फायदा क्या होगा? इट ऑफर्स अ ट्रांसपेरेंट स्टैंडर्डाइज्ड वे टू ओन अ गोल्ड व्हाइल रिमूविंग द कंसर्न्स ओवर द प्योरिटी एंड पर्सनल स्टोरेज। तो मुझे डरने की जरूरत नहीं है, मेरे पास गोल्ड नहीं है, पड़ा हुआ है ईजीएस के अंदर। मुझे ये भी डर नहीं है कि मेरे पास जो गोल्ड पड़ा हुआ है वो असली है कि नकली है। तो वो आपके पास है, मिल जाएगा आपको। 99.9% प्योरिटी के साथ चाहिए, 99.5% प्योरिटी के साथ चाहिए। आरबीआई तो दे रहा है, गवर्नमेंट तो प्रोवाइड कर रही है, ठीक है? तो ये हमारे पास है कंसेप्ट ऑफ ईजीआरस। चलो अब क्विकली एक बार जरा कमेंट सेक्शन के अंदर आ जाइए और जो हमने करंट अफेयर्स पढ़े उन्हें एमसीक्यूज के थ्रू जो है वो रिवाइज करते हैं, ठीक है? सो फर्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द इंडियाज फर्स्ट डोमेस्टिक नेचुरल गैस फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, नेचुरल गैस के फ्यूचर्स की वॉलेटिलिटी होगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं पहले से अपने रिस्क जो है वो कंट्रोल कर रहा हूँ। सो इट विल बी लॉन्च्ड बाय बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ट्रेडिंग यूनिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज 250 MMBTU। इट इज रेगुलेटेड बाय सेबी दैट इज सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बताइए कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगी? सो क्या उसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से लॉन्च किया गया? जी नहीं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से लॉन्च किया गया, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। ट्रेडिंग यूनिट जो है 250 MMBTU है, जी हाँ बिल्कुल करेक्ट है। अब शेयर मार्केट है तो शेयर मार्केट को रेगुलेट करने वाला काम कौन है? वो सेबी की तरफ से किया जाता है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? सो ऑप्शन बी जो है 2 एंड 3 स्टेटमेंट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, in the updated index of core industries series with the base year 2020 to 23, which one of the following sector has been added as a new component? बिल्कुल नया कंपोनेंट, पहले नहीं था, बताओ कौन सा है? नेचुरल गैस पहले था, जी था। इलेक्ट्रिसिटी भी था, सीमेंट भी था। पहले क्या नहीं था? आयरन ओर नहीं था। आयरन ओर जो है इसे 9th कंपोनेंट इन दी हमारे पास जो इंडस्ट्रियल हमारे पास कोर सेक्टर है उसमें ऐड किया गया और वेटेज याद रखना 4.95% इसे वेटेज दी गई है, ठीक है? नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू द इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स ईजीआरस कंसीडर द फॉलोइंग डिनोमिनेशन। कौन सी डिनोमिनेशन जो है वो अवेलेबल है अंडर द ईजीआरस? 10 mg, जी हाँ। 1 ग्राम बिल्कुल है, 1 किलोग्राम बिल्कुल है। 5 किलोग्राम की कोई भी डिनोमिनेशन नहीं है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 5 किलो नहीं है, मैक्सिमम 1 किलोग्राम तक का आप ईजीआर जो बाय कर सकते हो, ठीक है? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द ऑफलाइन यूपीआई सिस्टम डेवलप्ड बाय द एनपीसीआई अलाउज द ट्रांजैक्शन अप टू कितने की ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं आप यूपीआई ऑफलाइन से? नेट नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, सामने शॉपकीपर के पास भी नहीं है, तो आप मैक्सिमम 2000 रुपीज तक की जो है वो कर सकते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मैक्सिमम 2000 रुपीज तक की आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, एनपीसीआई की तरफ से इसे डेवलप किया गया। देन विद रेफरेंस टू द निफ्टी 100 अहिंसा इंडेक्स कंसीडर द फॉलोइंग कैटेगरीज अंडर द हिंसा इन्वेस्टमेंट मूवमेंट फ्रेमवर्क। और आप बताएंगे इनमें से कौन सी कैटेगरीज हैं विच आर एलिजिबल फॉर द इंक्लूजन इन दिस इंडेक्स। कौन सी कैटेगरी को आप जो है अहिंसा इंडेक्स के अंदर निफ्टी 500 अहिंसा इंडेक्स में ऐड करेंगे? ग्रीन, ऑरेंज और रेड। ग्रीन कैटेगरी वो जिसमें बिल्कुल भी एनिमल क्रुएलिटी नहीं होती, पार्शियल में पार्शियली होती है, ऑरेंज के अंदर, रेड के अंदर तो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है? तो इस इंडेक्स के अंदर लेकिन सिर्फ और सिर्फ
ग्रीन कैटेगरी है जिसे कि ऐड किया जाएगा, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर कि सर सिर्फ ग्रीन कैटेगरी वाले इसमें ऐड किए जाएंगे। नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चन ऑफ द डे, जो आप सभी स्टूडेंट जो हो कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर करेंगे। सो विच कंपनी हैज लॉन्च्ड यूपीआई बेस्ड पेमेंट ऑन इट्स मील कार्ड। अब आप मील कार्ड से जो है सिर्फ यूपीआई बेस्ड पेमेंट करेंगे और कहीं पर मनी जो है वो डाइवर्ट नहीं होगी, ठीक है। ए बी सी और डी, रेजर पे, पेटीएम, एन कैश और फोन पे, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर करेंगे। इजी, चलिए, तो ये हमने कवर किया हमारे पूरे वीक के इंपॉर्टेंट बैंकिंग से रिलेटेड करंट अफेयर्स। कोर सेक्टर वाली न्यूज़ जो इंपॉर्टेंट है याद रखना। देन सिमिलरली गैस फ्यूचर्स इंपॉर्टेंट है, ईजीआरस के ऊपर क्वेश्चन बनने तय हैं। ये 3 न्यूज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर हमेशा फोकस रखिएगा आप। आने वाले बैंकिंग के एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।